अभी हम पेपर रिवर्स मोड में करेंगे। कौन बताएगा कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव डिके? न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? रानिया। द स्पॉन्टेनियस and random emission of radiations. Definitions याद होनी चाहिए। The spontaneous and random emission of radiations from unstable nucleus. किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस से जब रेडिएशंस इमिट होती हैं उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। या अगर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन भी आएगी ना तो तब भी बेटा जी आप यही चीज़ लिखोगे। अगर एग्जामिनर कहता है कि डिफाइन रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिके, जस्ट रेडियो एक्टिव डिके भी यही डेफिनेशन है 2 मार्क्स की। द स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम इमिशन, कभी कभी वो स्पॉन्टेनियस को भी अलग से डिफाइन कराता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है रेडिएशंस डू नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स, और रैंडम का मतलब होता है कि उन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि विच न्यूक्लियस विल डिके। सो द रेडियो एक्टिव डिके और द रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब इस रिएक्शंस को देखो जिसमें एक न्यूक्लाइड है पी, वो डिके हो रहा है, उससे पी जो है ना वो डी बन रहा है और डी के बाद एस बन रहा है। अलीना, एक न्यूक्लियस है पेरेंट न्यूक्लियस पी, वो डी बन रहा है, डी के बाद बेटा वो एस में कन्वर्ट हो रहा है। आपने सिर्फ ये बताना है कि किसकी क्वांटिटी मुसलसल कम होगी, किसकी क्वांटिटी पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, और एक न्यूक्लियस ऐसा है जो मुसलसल बढ़ता रहेगा। अलीना आप सुन रहे हो? जी। आप मुझे आंसर करें। ये न्यूक्लाइड पी है, ये न्यूक्लाइड डी है, ये न्यूक्लाइड एस है। इनमें से आर्डर बताओ कौन सा न्यूक्लियस एंड पे बिल्कुल नहीं बचेगा, कौन सा पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, और ऐसा न्यूक्लियस कौन सा है जो मुसलसल बढ़ता जाएगा एंड तक सबसे ज़्यादा हो जाएगा। जो न्यूक्लाइड पी है ये रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है तो ये कम होना शुरू हो तो ये जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा। रानिया रिहान, और कौन ख़त्म होगा, डी या एस? ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये कन्वर्ट होता जा रहा है, ये इसमें पहले कन्वर्ट होगा और फिर डी जो है ना आखिर में ये एस में कन्वर्ट हो जाएगा। रानिया ने कहा, अलीना ने कहा कि पी एंड पे कुछ भी नहीं बचेगा। बाकी डी और एस में से बताओ डी और एस के साथ क्या होगा। रानिया रिहान आप इधर ही हो, जी सर। बताएं बेटा न्यूक्लियस डी के साथ क्या होगा और न्यूक्लियस एस के साथ क्या होगा। न्यूक्लियस डी तो फॉर्म हो रहा है। न्यूक्लियस डी क्या होगा, फॉर्म हो रहा है। फॉर्म हो रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर ये डी एस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये डी कुछ टाइम तक बन रहा है, ये इंक्रीज होगा, फिर ये आखिर में 3 बन रहे हैं ना। तो ये देखें 1 टोटल डीके होता जा रहा है, उससे न्यूक्लियस डी बनना शुरू हो गया है। अब ग्राफ में आपने बताना है जिसकी क्वांटिटी सबसे पहले ज़्यादा है वो पी है। अब पी बिल्कुल टूटना शुरू हो जाएगा तो इसके मुकाबले में डी बनना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये डी बनता जाएगा, फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा।
और जाते जाते ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये लाइन ये शो कर रही है एस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो पहले नंबर पे पी, दूसरे नंबर पे डी, और तीसरे नंबर पे बेटा जी एस हो जाएगा। पहले नंबर पे पी मैक्सिमम क्वांटिटी से ये कम होते 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 ख़त्म हो जाएगा। जब ये कम होना शुरू कर देगा, दूसरे नंबर पे डी बनना शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ये कन्वर्ट फिर डी बनेगा, डी से फिर तीसरा न्यूक्लियस बनेगा एस। तो उसने कहा था आपने द सिंबल्स पी डी एंड एस आर नॉट द न्यूक्लाइड सिंबल इनिशियली अ रेडियो एक्टिव सैंपल। तो आपने ना इस ग्राफ को फिल करना था। On figure 12.2, use the symbol P, D and S to identify the curve for each of the three nuclides. The half-life of nuclide is 60 minutes. ये वाले हमने ग्राफ तो फिल कर दिया, कौन सा P है, कौन सा D है और बेटा कौन सा S है। अब उसने कहा हाफ लाइफ आपके पास जो है ना ये है इतनी, आप वेव लेंथ डिके कांस्टेंट बताओ। तो हाफ लाइफ का बेटा फार्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 ओवर डिके कांस्टेंट। पी का पूछा है उसने, तो डिके कांस्टेंट को सब्जेक्ट बना लो, इज इक्वल टू ln2 ओवर हाफ लाइफ। ln2 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो बेटा जी ये 0.693 है, डिवाइडेड बाई जो हाफ लाइफ है वो उसने 60 मिनट्स बोला है, तो उसके सेकंड्स कन्वर्ट कर लो। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 3600 आएगा। कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करो तो बेटा जी आपके पास आ जाएगा 1.93 इंटू 10 पावर -4। ये हमने हाफ लाइफ के फार्मूले से डिके कांस्टेंट बता दिया। अब तीसरा उसने रिएक्शन बताया है कि न्यूक्लियस ई है जो कि एफ में बन रहा है और फिर न्यूक्लियस जी बन रहा है। द डिके कांस्टेंट लैम्डा एफ ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो लैम्डा एफ है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा है लैम्डा ई के मुकाबले में। मतलब ये जो लैम्डा है एफ ये बहुत ज़्यादा है दैन लैम्डा ई के मुकाबले में। बाई रेफरेंस टू द हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस एफ, explain why the number of nucleus of F in the sample is always small। अब आप रिलेशनशिप बता दो। आपने कहना कि भाई हमें पता है कि जो हाफ लाइफ होता है टी हाफ इज़ इक्वल टू बेटा ln2 डिवाइडेड बाई जो है ना आपके पास जो है ना ये आता है वेव लेंथ। तो जो हाफ लाइफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 ओवर लैम्डा के। जिसकी वेव लेंथ एफ़ की वेव लेंथ ज़्यादा है, अगर एफ़ की वेव लेंथ ज़्यादा है तो उसका हाफ लाइफ कम होगा। तो एफ़ की हाफ लाइफ, एफ़ हैज़ शॉर्टर हाफ लाइफ, इसकी लाइफ बहुत कम है। तो एफ़ न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाएगा ये वाला, इसकी लाइफ ही कम है। जब इसकी लाइफ कम है तो आप कह सकते हैं कि एफ़ डिके हो जाएगा एज सून एज दे आर प्रोड्यूस्ड। ये जो न्यूक्लियस है एफ़ वाले, जैसे ही ये पैदा होंगे ना ई से, ये फौरी तौर पर डिके हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी शॉर्ट लाइफ है, इनकी हाफ लाइफ शॉर्ट है। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। न्यूक्लियर फिजिक्स में से ये वाला डिके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिविटी और फिर न्यूक्लियर रिएक्शन से क्वेश्चन जो है ना बेटा जी ये आपका बना। अब आ जाओ बेटा जी आप इस क्वेश्चन के ऊपर। मेडिकल फिज़िक्स को जिसने रट्टा मारा हुआ है बेटा जी बताएं। अब ये सीटी स्कैन क्या था, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 11। सीटी स्कैन क्या है अलीना, याद है बेटा सीटी स्कैन के स्टेप्स क्या होते थे? मुझे अभी याद नहीं आ रहा।
सीटी स्कैन के अंदर अगर आप रिवाइज करें बेटा, क्योंकि मेडिकल फिज़िक्स में आपने कहना है कि यूज़ एक्स-रेज़, हमने इसमें एक्स-रेज़ यूज़ करने थे। पहला पॉइंट्स आपने ये लिखना था। फिर जो है ना दूसरे नंबर पे आपने लिखना था, ये 5 नंबर का बेटा देखें, ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना था, स्प्लिट कर देना था इनटू स्लाइसेस। ऑब्जेक्ट जो है ना बेटा जी इनटू स्लाइसेस में टूट जाएगा। दूसरा स्टेप आपने ये लिखना था। तीसरे नंबर पे ना तमाम स्लाइसेस की इमेज ली जाती है। स्टेप्स बस याद कर लेना है। इमेज ऑफ ईच स्लाइस इज टेकन फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। आप जो भी हिस्सा टूटा हुआ है जिसका सीटी स्कैन करना है, उसे आपने जो है ना डॉक्टर मार्क कर देगा। अगर ये स्कल है तो वो इन सेक्शंस को मार्क कर देगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, डिफरेंट सेक्शंस को वो मार्क कर देगा। ये वाले बेटा जी मार्क हो जाएंगे, ये डिफरेंट सेक्शंस मार्क हो जाएंगे फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। आप इनकी पिक्चर्स ले लोगे, डॉक्टर मार्क करके दे देगा। आप मल्टीपल एंगल से डॉक्टर कहेगा कि इसकी पिक्चर ले लो, ये ए स्लाइस है, ये बी स्लाइस है, ये सी है, ये डी है। पता नहीं किधर ट्यूमर है, कहीं ना कहीं तो ट्यूमर छुपी हुई है। इस हिस्से में ब्रेन में हो सकती है, इस हिस्से में हो सकती है, इस हिस्से में हो सकती है। तो वो बस मार्क कर देता है कि जाओ इधर से तस्वीरें लेकर आओ। पुराने ज़माने में तो डॉक्टर सर्जरी करते थे ये ढूंढने के लिए कि ट्यूमर किधर है। अब तो सीटी स्कैन है ना, वो स्लाइस करेगा। इमेज ऑफ ईच स्लाइस इज़ टेकन फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। आप मल्टीपल एंगल से वो ले लो, हज़ारों इमेजेस ऐसी बनाई जाती हैं। जब डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि इसका सीटी स्कैन कराओ, तो डॉक्टर उस पेशेंट को उसके हेड के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के निशान मार्क लगा के देता है। क्योंकि डॉक्टर पहले पूछता है पेशेंट से आपको किधर पेन है, वो बताता है कि यहाँ पे ज़्यादा पेन है, तो डॉक्टर जो है ना उनको मार्क करता है। पहले पेशेंट से हिस्ट्री पूछता है कि आपको कहाँ कहाँ पे पेन है, वो कहता है इधर, कभी सारे दर्द में, कभी वो कहता है कि हेड के पिछले हिस्से में माइग्रेन है, साइड वाला पोर्शन है, फलां पोर्शन है। तो जब वो दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो अंदर ट्यूमर हो सकती है। तो फिर डॉक्टर ये टेस्ट करता है, सीटी स्कैनिंग करवाता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी कराता है कि कहीं इसमें ट्यूमर तो नहीं है। तो मार्किंग करके देगा। ऑब्जेक्ट स्प्लिट इनटू स्लाइस। ऑब्जेक्ट का मतलब है वो स्कल, वो खोपड़ी, वो हेड जिसके अंदर ट्यूमर है। अब वो जो मार्किंग कर देगा, अब वो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट एंगल से उनकी पिक्चर्स लेगा। एक दो नहीं लेगा, thousands of pictures are taken. So you can say thousands of images of each slice. लेके उनको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस टू क्रिएट अ 2D इमेज। फिर वो डॉक्टर के पास जाने से पहले 2D इमेज पहले वो बनाता है रेडियोलॉजिस्ट, कि इस हिस्से में, इस हिस्से की पिक्चर, इस हिस्से की पिक्चर, ऐसी हज़ारों पिक्चर्स लेकर उसको प्रोसेस करता है, 2D इमेज बनाता है। इट इज़ डन विद ऑल द स्लाइसेस। मतलब यू कैन से कि दिस प्रोसेस इज़ डन फॉर ऑल द स्लाइसेस। फॉर ऑल स्लाइसेस मीन वो तमाम मार्क्स जो डॉक्टर ने लगा दिए थे ट्यूमर हेड के ऊपर, ये वाला स्लाइस, ये वाला स्लाइस, ये वाला स्लाइस, ये वाला स्लाइस, हर स्लाइस की जो है ना, जो आपके पास होते हैं वॉक्सल्स होते हैं ना, वो उसकी पिक्चर्स लेता है तमाम की, उनको 2D में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो है ना फिर क्या करता है, ये जितने भी स्लाइसेस होती हैं, यू कैन सिंपली से ऑल स्लाइसेस, ये जितनी 2D इमेजेस उसने बनाई होती हैं, तमाम स्लाइसेस उनकी 2D इमेजेस जो होती हैं ना, इनको वो ख़ुद से पहले प्रोसेस करता है। कंप्यूटर एक्चुअली इन्वॉल्व होता है। प्रोसेस टू मेक 3D इमेज। तो फिर वो एक 3D इमेज रेडी करता है रेडियोलॉजिस्ट, और ये 3D इमेज डॉक्टर के सामने जो है ना कैन बी रोटेटेड, उसे रोटेट किया जाता है एंड ऑब्जर्व्ड। डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करता है और डॉक्टर उसको बड़ी डिटेल में देखता है।
और यहाँ पे वो रेड लाइन लगा देता है। बहुत सारे डॉक्टर की पूरी टीम इकट्ठी हो जाती है कि जब ये सीटी स्कैन उनके सामने आता है और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे ट्यूमर है, बस फिर वो उसे उठाएंगे, ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, एनेस्थीसिया उसको नशा दे के यहाँ पे सर्जरी करेंगे, इस ट्यूमर को रिमूव कर देंगे। 30 मिनट्स के बाद ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल और पेशेंट इज़ सेंड टू द वार्ड। या फिर अगर डॉक्टर इनएक्सपीरियंस होएगा तो फिर वो आके कहेगा सॉरी द पेशेंट इज़ नो मोर, पेशेंट नहीं रहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सीटी स्कैन में डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि भाई डॉक्टर कहते हैं मैं जितना भी बड़ा सर्जन क्यों ना हो ना, वो सीटी स्कैन से बगैर ऑपरेशन नहीं करेगा। जब डिटेक्ट हो जाती है तो एक डॉक्टर भी नहीं करता, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, 2-3 डॉक्टर असिस्टेंट मिल जाते हैं, फिर उस पेशेंट को जो है ना बेटा ऑपरेट करते हैं, फिर स्टिचेस लगा के सर्जरी सक्सेसफुल होती है। 90% केसेस में सक्सेस ही होती है, यहाँ पे मसला नहीं होता। CT scanning was not possible before fast computers with large memories were available। कहते हैं कि CT scanning पहले नहीं होती थी, वो तो हमें भी पता है कि CT scanning जो है ना पहले नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? पहले तो मैंने आपको कहा था बेटा, जो पुराने हकीम होते थे ना, जो डॉक्टर्स होते थे, वो बेचारे पेशेंट को ना बांध देते थे दरख्तों के साथ, उसे जो है ना ड्रग पिलाते थे, नशा देते थे, अल्कोहल पिला के एक्सपेरिमेंट करते थे। लेट्स सी उसके जो है ना उन्हें कहते थे कि ये वाले पार्ट्स हैं, वो कभी इधर से सर्जरी करते थे, कभी इधर से सर्जरी, कभी इधर से सर्जरी, कभी इधर से। एक तो एनेस्थीसिया नहीं होता था, नशा नहीं होता था, पेशेंट को ज़िंदा काटना, सर्जरी करना, अगर आप सेंसेस में हो तो बेटा कितना पेनफुल होता है। थोड़ा सा हमें जो है ना कोई सुई चुभ जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो आप सोचो यहाँ पर तो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, सीटी स्कैन पॉसिबल है। उस ज़माने में बेटा जी सीटी स्कैन नहीं होते थे, तो वो एक्सपेरिमेंट करते थे, उन्हें पूछते थे किधर दर्द है, वो बेचारा पेशेंट कभी कहता इधर दर्द है, कभी इधर है, वो जिधर बोलता जाता था ये उधर कट लगाना शुरू कर देते थे। ये कट किया, सॉरी यहाँ पे नहीं है, फिर इधर अब सर्जरी की, इधर पता नहीं कितने छेद कर देते थे उसकी खोपड़ी के, और कभी मिलती थी। और जब ज़्यादातर केसेस में पेशेंट दर्द से ही मर जाता था, क्योंकि उसको वो ज़िंदा, जब नशा नहीं होता तो समझो ज़िंदा ही काट रहे हैं। तो वो कहते हैं सीटी स्कैनिंग वाज नॉट पॉसिबल बिफोर फास्ट कंप्यूटर्स विद लार्ज मेमोरीज वर अवेलेबल। जब तक फास्ट कंप्यूटर्स इन्वेंट नहीं हुए थे, सीटी स्कैनिंग नहीं थी। आपने लिखना है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व्ड ओवर हियर, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थी। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर के बगैर नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए जब तक ये कंप्यूटर नहीं आए थे तब तक सीटी स्कैन भी बेटा जी नहीं था। फिर कंप्यूटर आए तो सीटी स्कैन हो गई। तो आपने कहना कि भाई वो उसने पूछा क्यों नहीं थी, तो आपने कहना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वर इन्वॉल्व्ड। तो विदाउट फास्ट कंप्यूटर हम ये वाली कैलकुलेशंस नहीं कर सकते थे, जो वॉक्सल की कैलकुलेशंस होती हैं, जो इधर से जो है ना ये एक टेबल होता है बेटा जी ऐसा, उसकी वॉक्सल के ऊपर, जिसके ऊपर ये ABCD लिखा होता है, इधर से इधर से इधर से, ये वाली जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती थी वो कंप्यूटर्स के बगैर नहीं हो सकती थी। तो लिहाजा पहले सीटी स्कैन नहीं होता था। अब वो कहते हैं द रेडिएशंस डोज फॉर अ सीटी स्कैन इज़ मच लार्जर दैन एक्सरे ऑफ अ इमेज। जो सीटी स्कैन होता है ना बेटा ये ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसके अंदर आपने जो है ना हज़ारों इमेज, एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करनी होती है। एक्सरेज एक्सरेज एक्सरेज, वैसे सिंपल एक्सरेज हमारे लिए इतनी हार्मफुल हैं, तो सीटी स्कैन तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरेज होता है। तो आप कह सकते हो कि एक स्लाइस की थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस आर टेकन और उसको रिपीट किया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस आर टेकन, जो आप कह सकते हो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरेज हैं, ये एक एक्सरे नहीं होती बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरेज होती हैं। एक्सरेज की कॉम्बिनेशन होती है
और बार बार रिपीट किया जाता है। इधर रोटेटर लगा होता है, पूरा वो रोटेट कर रहा होता है, तो बड़ा ही तकलीफ़ दे प्रोसेस होता है। अल्लाह ना करे अगर किसी को बेटा ब्रेन ट्यूमर हो और वो इन प्रोसेसेस में से गुजरे, तो ये जो है ना वैसी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं बेटा, आपको पता है EMR हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ये तो कैंसर कॉज करती हैं। तो इनकी मदद से उस ट्यूमर को, उस कैंसर की ट्यूमर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस पे पता चल जाए तो फिर जो है ना आसान है, मतलब वो बंदा बच जाएगा। उसके जो है ना वो लास्ट स्टेजेस भी होती हैं, अगर वो लास्ट स्टेज पे चला गया है तो फिर यू कैन से कि उसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होगा और तकलीफ़ दे अमल होगा। तो सीटी स्कैनिंग जो है ना खुशी से नहीं करवाया जाता, सीटी स्कैनिंग एमरजेंसी के अंदर करवाया जाता है। अब जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम फिज़िक्स आ गई। देखें आखिरी वही टॉपिक्स हैं जो आपके न्यूक्लियर फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, मेडिकल फ़िज़िक्स। ये मार्क्स अगर चेक करो तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आपको यहाँ पर जो है ना ये दे कर जाएंगे, ये वाले टॉपिक्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक होता है इमिशन of electrons from the surface of metal। किसी भी मेटल की सरफेस से अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना है, व्हेन EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसमें एक्चुअली फोटॉन होता है, आर इंसिडेंट ऑन इट। अगर उसके ऊपर जो फोटॉन है और ये जो EMR हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, अगर इस मेटल के ऊपर बेटा फॉल करा दो, ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस पे बेटा लाइट फॉल करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आप इस डाटा को देखकर बताओ कि फोटॉन क्या होता है। फोटॉन की डेफिनेशन क्या होता है? दीज आर एनर्जी पैकेट्स। फोटॉन्स जो होते हैं बेटा जी, ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स ऑफ EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनका फार्मूला E=hf होता है, बस सिंपल लिख दो एनर्जी पैकेट ऑफ EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उनको फोटॉन कहते हैं। एनर्जी निकालनी है बेटा जी आपके पास, E= फोटॉन की एनर्जी hf होता है, लेकिन V=f लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी c/लैम्डा होता है। तो अगर आप इधर से फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाओ तो ये c/लैम्डा हो जाएगा। तो h=c/, मतलब E=hc/लैम्डा। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद है? नहीं तो डाटा बुकलेट से देख लीजिएगा बेटा, 6.63 × 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट जो है ना बेटा जी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वेव लेंथ। वेव लेंथ कितनी है? 420 नैनोमीटर ये गिवन है। तो यहाँ पे बेटा जी आप लिख दो दिस इज़ 420 नैनो, और नैनो के लिए 10⁻⁻9 लगा दो। तो यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट करो और ये आपके पास एनर्जी आनी चाहिए 4.74 × 10⁻⁻19। ये एनर्जी है फोटॉन की। अब अगर इस मेटल के ऊपर पड़ रहा है, अच्छा देखो अब यहाँ पर उसने आखिर में क्वेश्चन बनाया है कि ये एक मेटल है सोडियम, और ये दूसरी मेटल है जिंक। अब टेबल में देखो, टेबल में इनके वर्क फंक्शन बताए गए हैं। ये फाई बताया गया है। फाई होता है मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये सोडियम है। अब ये सोडियम का मेटल है, सोडियम इज़ अ मेटल जिसकी जो एनर्जी है वो 3.8 है, और इसके नीचे जिंक भी पड़ा हुआ है। अब फोटॉन इसके ऊपर भी फॉल करेगा, फोटॉन इसके ऊपर भी फॉल करेगा। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इसमें भी पड़े हुए हैं। तो बताओ किस में से निकलेंगे?
इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे? रानिया बेटा बताओ, ये जिंक है। अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फोटॉन के पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो 3.8 से बड़ी होनी चाहिए, या जिंक से निकालने हैं तो जिंक की जो एनर्जी है 5.8 उस फोटॉन की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मुझे आप बताओ, क्या ये जो फोटॉन जिसकी हमने एनर्जी निकाली वो है 4.14 इंटू 10⁻⁻19, ये वाला फोटॉन किस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, सोडियम से या जिंक से? उसका जो वर्क फंक्शन है बेटा वो देख कर बताओ। इसमें से किस में से निकलेगी? सीधी बात है, ये 4.14 है फोटॉन की एनर्जी, ये जिंक से तो नहीं निकाल सकता क्योंकि जिंक की एनर्जी तो 5.8 है, सोडियम की एनर्जी कम है तो सोडियम से निकाल देगा। तो उसने यही क्वेश्चन किया कि स्टेट वेदर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल अक्कर फ्रॉम ईच ऑफ द मेटल। सोडियम के लिए लिख दोगे यस और जिंक के लिए लिख दोगे नो। सोडियम से निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्योंकि उनका फाई जो है ना, वो जो वर्क फंक्शन है वो लेस है, और जिंक से नहीं निकल सकेगा, उसका जो वर्क फंक्शन है वो फोटॉन की लाइट से जो है ना वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए आपके पास फोटॉन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन से आ गया। अब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज थीटा। अगर थीटा 0 हो तो कॉज 0 1 होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये और चीज़ है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसके लिए आपने फाई लिखना है, एंड फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या सिंपल आप लिख दो बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है तो प्रोडक्ट, यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यही 5 चैप्टर्स हैं जिनको बेटा अच्छी तरह से याद कर लो। इधर से ही आपका P4 का चैप्टर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये स्टार वाला जो टारगेट है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड परपेंडिकुलर एरिया, ये एरिया उसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर एरिया, बस दैट इज़ योर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अब इंडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो याद रखें, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर होता है उसमें मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपसे पूछे, अगर वो आपसे पूछे कि भाई इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास जो है ना किस तरीके से निकलती है, यहाँ पर देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होती है नैब ओवर टाइम। नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कॉइल के होने चाहिए, n नंबर ऑफ टर्न्स, a फॉर एरिया, b फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड t फॉर टाइम। तो वो कहते हैं शो करो कि 3.6 आपके पास जो है ना आनी चाहिए। तो पहले जो है ना हम नैब, नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो कितनी आपके पास जो है ना निकलेंगी। नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास 160, तो n की जगह पे लिख दो 160 इंटू एरिया, एरिया की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा, सर्कुलर फॉर्म है तो पाई आर स्क्वायर, और b टेस्ला में b किधर है हमारे पास, टेस्ला क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं पे गिवन होगी, ये लिखी हुई है 7.5 मिली टेस्ला। तो यहाँ पर आप बेटा लिख दो दैट इज़ योर 7.5 मिली 10⁻⁻3, ये टेस्ला बेटा आपके पास आ चुका है, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना है 0.15, तो 0.15 से डिवाइड कर दो, रेडियस भी गिवन आपके पास जो है ना, तो यू कैन से ये 2.4 आपके पास जो है ना ये रेडियस भी गिवन है।
तो ये 2.4 उसका पूरा डायामीटर क्या गिवन है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपके पास है, इसको हम हाफ कर देंगे, ये इसका रेडियस आ जाएगा, ये पूरी लेंथ है, तो ये इस सर्कल का पूरा डायामीटर गिवन है, तो इसको हाफ करना पड़ेगा, तो रेडियस भी आपको मिल जाएगा। तो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ याद रखो, इस चैप्टर में सिर्फ दो ही बातें हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही है, यही इसी को फैराडेज लॉ कहते हैं। जो ईएम इंडक्शन है उसमें एक फैराडेज लॉ है, आपका फैराडेज लॉ और आपका जो है ना लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ कहता है कि आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने कॉज को अपोज करेगी, मतलब आप अगर लिख सकते हो कि दिस इज़ डेल्टा फाई ओवर जो है ना आपके पास जो है ना ये डेल्टा टी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ये डेल्टा फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी की वजह से ईएमएफ बनती है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, दिस इज लेंज़ेस लॉ। फैराडेज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये देखो ए बी तो फाई है, तो यहाँ पर अगर आप लिख दो कि सर ये जो ईएमएफ है, ये पूरा चैप्टर इन तीन बातों पे ख़त्म होता है। ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और ये जो फाई होता है ये तो बी ए होता है, बी ए कॉस थीटा, और इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, याद रखिएगा। कहीं पे वेबर लिखा हो तो वेबर से परेशान नहीं होना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। फैराडेज लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेटर द फ्लक्स ग्रेटर विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंज़ेस लॉ के मुताबिक ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ये अपने कॉज को अपोज करती है। induced EMF produced, जो induced EMF produced in such a way that it opposes the cause producing it, और जो induced EMF का फार्मूला है बेटा जी वो नैब ओवर टाइम पे है। बस ये पूरे का पूरा चैप्टर इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। ये आपके पास हो गई। अब आपके पास बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वाला आपके पास जो है ना ये वाला ग्राफ है, ये कांस्टेंट है आपके पास। अब आपने EMF देखनी है, कांस्टेंट पे ईएमएफ तो ज़ीरो हो जाएगी, ग्रेडियंट ज़ीरो है 0.1 तक। अब ग्राफ देखो 0.1 तक कांस्टेंट है, तो 0.1 तक जो है ना आपका ग्राफ ज़ीरो पे चलेगा, ऐसे ईएमएफ होगी ही नहीं। फिर आगे जो आपके पास है वो नेगेटिव ग्रेडियंट है। याद रखो जो ग्रेडियंट अगर नेगेटिव हो तो हमारे पास जो ईएमएफ है, देखें जो हमारे पास ईएमएफ है लेंज़ेस लॉ के मुताबिक वो फाई ओवर टाइम, ये अगर आपके पास फाई क्योंकि बी ए होता है तो यू कैन से कि बी ए ओवर टाइम, नंबर ऑफ टर्न्स लगा दो कि तो वो नैब बन जाएगा एन ए बी ओवर टाइम। तो दिस ई एम एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी, अपोजिट है बी नेगेटिव। ग्रेडियंट अगर नेगेटिव कांस्टेंट होगा जिसने टाइम में है 0.3 तक जो है ना ये चल रहा है, तो यहाँ पर आपने 0.3 तक दिखाना है, 0.2 नहीं 3 के दरमियान में 0.2 यहाँ तक ये नेगेटिव है, लेकिन आप इसको कांस्टेंट दिखाओगे। ये इसके हिसाब से हम कहते हैं कि जी यहाँ पर ये दिखाओ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ कांस्टेंट आप ऐसे दिखाओगे, और इस ग्राफ को जो है ना ऐसे इधर से ऐसे दिखा दो, यहाँ पर जो है ना आपके पास कांस्टेंट है ये। फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, फिर आप यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन दिखाना शुरू कर दो, 0.3 और 0.4 के दरमियान तक लाइन को ऐसे दिखाओ, ईएमएफ अब ज़ीरो हो जाएगी। फिर नेगेटिव ग्रेडियंट है, फिर नेगेटिव ग्रेडियंट है आपके पास, तो बेटा जी आपका ग्रेडियंट जो है ना ये नेगेटिव ग्रेडियंट 4 से आगे तक जो है ना ये चला जाएगा। तो फिर आपने जो है ना 4 से आगे तक यहाँ तक इस तरह की वर्टिकल लाइन आपने के दिखा देनी कि भाई ये लो, ये हमारे पास ग्राफ ईएमएफ का यूँ बनता है। फिर स्ट्रेट लाइन है, तो फिर ग्राफ को आपने ये स्ट्रेट लाइन 0.6 से पहले पहले तक है, तो लुक ये वाला ग्राफ, ये होता है ईएमएफ का ग्राफ। ऊपर वाले ग्राफ को देखते जाओ, लेंज़ेस लॉ नेगेटिव होता है क्योंकि ईएमएफ अपने कॉज को प्रोड्यूस करती है। लेंज़ेस लॉ की भी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा फैराडेज लॉ है बेटा, ये वाला जो है ना क्वेश्चन ईएम इंडक्शन का, बेटा जी यहाँ पर ये एंड हुआ। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है।
EM इंडक्शन इस चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर फाई जो होता है ना वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया। अगर यहाँ पर देखो ये कोई सरफेस एरिया है और ये दूसरा सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया में से सिर्फ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसमें से बहुत सारी जा रही हैं, बहुत सारी लाइंस का ये परपेंडिकुलर एरिया में से गुजरना फाई कहलाता है। जितनी ज़्यादा कटिंग होएगी, ओ लेवल में पढ़ते होते थे, द मोर द कटिंग द मोर EMF विल बी प्रोड्यूस्ड। इधर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है, जितना ज़्यादा कटिंग होएगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा, उतना ज़्यादा फाई होएगा, और जितना ज़्यादा फाई होएगा, फैराडेज ने बोला था जितना ज़्यादा फाई होएगा उतनी ज़्यादा EMF प्रोड्यूस होएगी। तो यू कैन सिंपली से कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ produced induced EMF is directly proportional to the rate of cut of magnetic flux. Greater the magnetic flux, greater will be the induced EMF produced. ये फैराडेज की डेफिनेशन है। लेंजेज ने क्या बोला था, अगर इसको कंबाइन जोड़ देना है तो इसको जोड़ दो, EMF को कर देना है नैब ओवर टाइम, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगी। जब नंबर ऑफ टर्न्स भी होगा, एरिया भी होगा, बी भी होगी और टी भी होगी। अगर आप इसको सिर्फ ये लिख देते हो कि इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू नेगेटिव फाई ओवर टाइम, नेगेटिव शोज कि EMF इज अपोजिंग द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, ये लेंजेज लॉ है। बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, पूरे का पूरा चैप्टर इसी बातों पे घूमेगा, और फाई का यूनिट वेबर होगा, वेबर इज द यूनिट ऑफ फाई। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन भी गया। अब आपका फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले फिर बेटा जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आ जाओ जी। वो कह रहे हैं कि जी क्या वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड क्या होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है। आप सबसे पहले अगर ये बताओ कि सर वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड क्या है। आपने कहना है कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पर कोई कैपेसिटर है या कोई प्लेट है, यहाँ पर देखो आप यहाँ से आप कहते हो कि सर इनके दरमियान इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये होल था, इधर से इलेक्ट्रॉन गुजर गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इसको समझो। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से आप चाहते हो, अब यहाँ पर जो है ना आगे इसके मैग्नेटिक फील्ड रख दो, ये सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, ये क्यू है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। लेकिन वेलोसिटी सिलेक्टर कहता है कि इसको सीधा जाना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन सीधा जाए, ऐसे इधर उधर बेंड नहीं होना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 2 3 बराबर का इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो। और अगर आप यहाँ पर लिख देते हो कि सर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा, इसी को वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड योर वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। जो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड होता है उसमें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर में आती है। बचपन में आपने CRO पढ़ा था, CRO में भी यही होता है कि CRO इस तरह की ऐसे मशीन होती थी, ये इस टाइप की जो है ना, ये CRO ऐसे होता, यहाँ पे स्क्रीन होती थी, इधर से एक फिलामेंट होता था, उस फिलामेंट को जब हम करंट देते थे इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते होते थे, और ये इलेक्ट्रॉन सीधे जाते होते थे, और सीधे जाके यहाँ पर फ्लोरिसेंट स्क्रीन पे हिट करते होते थे। ये सीधे क्यों जाते थे, क्योंकि यहाँ पर प्लेट्स होती थी, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता था, उसके ऊपर जो है ना यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब भी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को बेटा कैंसिल आउट कर दे, तो इलेक्ट्रॉन ना राइट पे जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, वो सीधा जाएगा और यहाँ पे हिट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहा हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद, तो बोल देना मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट कर दिया। नाउ इलेक्ट्रॉन को रोकने वाली कोई फोर्स नहीं है, इट विल गो टू द फ्लोरिसेंट स्क्रीन एंड ग्लो, और यहाँ पे ये ग्लो होगा। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में यही चीज़ लिखनी है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
वो पूछेगा कि व्हाट इज़ वेलोसिटी सिलेक्टर। आपने कहना वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब ये है, या फिर यहाँ पर ऐसे दिखाओ, अपनी डायग्राम बना लिया करो ऐसे। आपने वेलोसिटी सिलेक्टर दिखाना है, यहाँ पर जो है ना आप ऐसे करो। आपने कहना कि सर जी ये देखें, यहाँ पे ऐसे दो होल बना दो, यहाँ पर सारा मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो। आपने कहना कि सर दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे का सारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। इधर से इलेक्ट्रॉन को एंट्री दिलाओ, ये इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन ना इधर जाए, आप चाहते हो ना ये इधर जाए ना ये इधर जाए, तो ये सीधा आए और इस होल में से बाहर निकल जाए। इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में से स्ट्रेट गुजारने को वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। दिस इज़ योर वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। और इसके लिए अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, चार दिए तो नीचे यहाँ पर ये दिखाओ, ये वाला मैग्नेटिक और ये वाला इलेक्ट्रिक एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी, आपका इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड सीधा चला जाएगा। तो बस ख़त्म हो जाएगी कहानी, आपने वेलोसिटी सिलेक्टर को एक्सप्लेन कर दिया। ये सिर्फ थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज पार्टिकल है। मैंने पिछले पेपर में बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। आज मैं अपने बयान से मुकर गया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है और सीधा जा रहा है और बाहर निकल गया। आप कहेंगे सर हाउ इज़ इट पॉसिबल, फिर फौरी तौर पर सोचना कि दैट इज़ योर वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड के अंदर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं होएगा। रीज़न इज़ दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल ईच अदर। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गो अनडिफ्लेक्टेड और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। अब इधर से जो है ना ये देखो, ये आप वेलोसिटी सिलेक्टर लगा हुआ है, जहाँ पर भी वेलोसिटी सिलेक्टर लिखा हो आपने आंखें बंद करके लिखना है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फार्मूला होता है वो फोर्स ओवर चार्ज होता है। तो फोर्स का जो फार्मूला होगा बेटा जी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई, ये दोनों इक्वल होंगे। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, क्यू वी बी। अगर आप कहीं पे ये लिख देते हो, आगे मैं लिख के दिखाता हूँ, ये एंटर हुआ, वो कहता है कि मैथ शो करो इसकी 20 U है। अब आपने कहना है कि सर भाई देखो, आपने कहना है कि जब वेलोसिटी सिलेक्टर लिखा होगा मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल करो। ये बेटा जी ये कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने ग्रेविटेशन में लिखा था एफ जी इज इक्वल टू एफ सी, आपका जो एफ जी है वो एफ सी के इक्वल होता है। कल वाले क्वेश्चन में आपने लिखा था कि सर ये जो एफ एम है, एफ एम सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा था। अब इलेक्ट्रॉन कहते हैं मैं सीधा चला जाऊंगा, वो समझो वेलोसिटी सिलेक्टर की बात करेगा। When examiner says about the velocity selector method, it means कि your magnetic force now equals to electric force। अब वहाँ पे प्रॉब्लम है कि इधर से इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा, यहाँ तक वेलोसिटी सिलेक्टर है, इधर मैग्नेटिक फोर्स इधर इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। सपोज अगर इधर लेफ्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स है तो राइट पे मैग्नेटिक फोर्स है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो यहाँ तक सीधा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब सीधा जाता है तो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड होता है। अब आगे फिर मैग्नेटिक फोल्ड में, अब यहाँ पे कोई वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं है, ये वो फिर सर्कल बना देगा। ये बात क्लियर कर लो कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो वो सर्कल बनाता है, लेकिन वेलोसिटी सिलेक्टर में नहीं करेगा। वेलोसिटी सिलेक्टर एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें आप बोलोगे सर इधर ये सर्कल नहीं बनाएगा, इधर ये अनडिफ्लेक्टेड सीधा जाएगा। Reason is that magnetic force and electric force become equal and it goes undeflected। अब यहाँ पर मैं वो फार्मूला लिखूँगा, 4 नंबर का है और इसमें से आपने बेटा जी प्रूफ करके देना है। तो सबसे पहले जो है ना आप कहो कि भाई अगर हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है तो एफ एम और एफ ई को इक्वल कर दो। अब आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी बी के साथ मैग्नेटिक फील्ड बी में एंटर होगा और इसकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो तो ई है। अब यहाँ पर 4 नंबर में उसने सर्कल बना दिया है तो एफ सी लिखो। अब 4 नंबर है, देखो क्वेश्चन में ये तो मुड़ गया ना, इधर तो मुड़ गया, इधर तो सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे सर्कल के लिए वही एफ सी लगानी पड़ेगी। तो एफ सी आपके पास बेटा जी क्या होती है, दैट इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से वी से वी कट जाएगा, आपने मैथ्स निकालना है उसका, तो मैथ्स को सब्जेक्ट बना लो,
मैस इज इक्वल टू आपके पास बेटा जी आ जाएगा बी क्यू एम वी स्क्वायर अपान आर, तो बी क्यू आर और ओवर वेलोसिटी। तो अब वैल्यूज़ बेटा पुट कर दो। अब आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन है। ये डायामीटर भी गिवन है और आपके पास टेस्ला वाली वैल्यू, ये चार्ज भी गिवन है, ये वेलोसिटी भी गिवन है, ये टेस्ला भी गिवन है। तो यहाँ से बेटा जी आपने निकालना है मैस, और मैस का आंसर आना चाहिए 20 यूनिफाइड एटॉमिक मैस। यहाँ से 20 यूनिफाइड एटॉमिक मैस आएगा। तो बी आपके पास 94 मिली टेस्ला है, तो लिख दो 10⁻⁻3। चार्ज कूलम भी आपके पास गिवन है 1.6, हमें पता है, वो ना भी गिवन हो हमें पता है 10⁻⁻19। और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस आपके पास 15 का हाफ कर दो, 15 का हाफ 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 करो। ओवर वेलोसिटी भी गिवन है 3.4 इंटू 10⁻⁴ जो है ना बेटा जी 4 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है ना बेटा जी जो मैस आएगा वो आएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻26। इसको अगर आपने उसमें कन्वर्ट करना है यू में, तो इसको आप अपने उससे डिवाइड कर दो यू से। 3.32 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻27। अब जो आपका मैथ्स आएगा बेटा जी वो 20 आ जाएगा और वो 20 यू होगा। तो उसने कहा कि अब यूनिफॉर्म, अब अगर मैथ्स 22 यू हो जाए, बड़ा मैथ्स आ जाए, तो फिर क्या होगा। बड़ा मैथ्स होता तो इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा सर्कल बनाता। ये इधर से यहाँ तक दिखा देना, बस बाहर नहीं निकालना, यहाँ तक उसको दिखा देना है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बड़ा हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना बड़ा सर्कल बनाएगा। मैथ्स 20 यू था तो छोटा सर्कल बनाया। उसने कहा मैथ्स 22 यू हो जाए, तो मैथ्स व्हेन मैथ्स इज इंक्रीजेस टू 22 यू, तो अब यहाँ पर आप कहोगे अगर 22 होगा तो बड़ा सर्कल, ये बड़ा सर्कल इधर से आपने इसी तरह से दिखाना है कि इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर उसका मैथ्स 22 यू होगा तो ये सर्कल 20 यू है, तो ये छोटा सर्कल, ये 15 का बना है, वो बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो मेकिंग लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा और वो सर्कल बनाएगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और अगर वो सीधा जा रहा है तो आप कहना सर वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड की वजह से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में सीधा जा सकता है, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ना बेटा जी, ये दोनों इसकी जो है ना ये इक्वल हो जाएंगी। तो जब दोनों फोर्सेस इक्वल, तो आपका जो है ना इलेक्ट्रॉन बेटा जी, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वाला बेटा क्वेश्चन था, जिसमें नई चीज़ वेलोसिटी सिलेक्टर आपको सिखा दी। मैग्नेटिक फील्ड में 2 फार्मूलाज और हैं जो आपको कल बताए थे, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाता है। बेल साइन थीटा कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, और जो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स होती है बेटा वो होती है बी क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो दिस इज़ द फोर्स, बस मैग्नेटिक फोर्स के अंदर इनके इस चीज़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर। ये यहाँ पे बेटा जी आपके पास आ गया। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके सिलेबस से निकाल दिए गए थे। ये चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन थे, इसलिए ये वाला पेपर मैंने सिलेक्ट किया है। अब ये वाले 6 चैप्टर अच्छी तरह से बेटा जी रिवाइज़ करो, और उसके बाद आपका जो है ना P4 क्लियर हो जाएगा। मैं एक पेपर ही बस कल कराऊँगा, उसके बाद आप ये वाली चीज़ें 6 चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लो, एंड देन यू आर डन। कैपेसिटेंस की डेफिनीशन क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होगी। कैपेसिटर की अगर डेफिनीशन हमसे पूछेगा तो Q इज़ इक्वल टू क्या होता है, CV। तो C इज़ इक्वल टू क्या होगा, Q ओवर V। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। 3 मार्क्स की डेफिनेशन है। जस्ट आप लिखो Q इज़ इक्वल टू CV और C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर हो गई। उसने कहा कि आपने 2 कैपेसिटर इस तरह से जोड़ने हैं, 3 कैपेसिटर, जिनका फाइनल रिज़ल्ट जो है ना ये आना चाहिए 6 है और 9 आपके पास आना चाहिए। तो आप इस तरह से जोड़ो। अब यहाँ पर जो है ना ये 2 कैपेसिटर ऐसे लगा दो, एक कैपेसिटर ऐसे लगा दो, ये 2 सीरीज़ में, एक इनके सामने लगा दो,
ये 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का, इसको अगर आप ऐड करो तो 9 आता है। 6 प्लस ये सीरीज़ में तो आपके उल्टे होंगे, प्रोडक्ट ओवर सम। 6 प्रोडक्ट ओवर सम ये हो जाएगा 36 ओवर 12, 12 3, इनका सम 3 प्लस 6 9। यस सर, ये हो गया। सीरीज़ में पैरेलल की तरह ऐड करना, पैरेलल में सीरीज़ की तरह ऐड करना, तो ये 9 माइक्रो आपके पास आ गया। अब 4 ओम रिज़ल्ट आना चाहिए। अब 4 ओम कैसे आएगा? एक कैपेसिटर मैं ऐसे शुरू में लगा दूं, एक कैपेसिटर मैं यहाँ पे लगा दूं, एक कैपेसिटर मैं यहाँ पे लगा दूं, तो अब यहाँ पर देखो आपके पास ये भी 6 का, ये भी 6 का और ये भी 6 का। आंसर आपका आना चाहिए 4। तो ये पैरेलल में 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ओवर सम 12 इंटू 6, 12 प्लस 6 18, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 3, 1 ज़ार 3, ये लो 4 भी हो गया। तो ये अरेंजमेंट भी आती है, और ये कैपेसिटेंस में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि आप कैपेसिटर्स को इस तरह से अरेंज करो कि ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। सीरीज़ में कैपेसिटर पैरेलल के फार्मूले से ऐड होते हैं, पैरेलल में सीरीज़ की तरह ऐड होते हैं। ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में और बैटरी आपको दे दी गई है, आपने क्या निकालना है? कंबाइंड कैपेसिटेंस आप निकाल के दिखाओ। भाई ये सीरीज़ वाले हैं तो इनको पैरेलल में करो, प्रोडक्ट ओवर सम, प्रोडक्ट 3 2 ज़ा 6, 3 प्लस 2 5, तो इनको आप करो तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी जी? 1.2 माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? लिखोगे 1.2 इंटू 10 पावर 6 होती है, बस माइक्रो ही लिख दो। इधर लिखो 1.2 इंटू 10 पावर -6, और -6 को ही माइक्रो कहते हैं। तो वी आर डन। चार्ज बताना है कैपेसिटर के ऊपर। चार्ज का फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस आपके पास कितनी है? 1.2 इंटू वोल्टेज आपके पास कितनी है? 8 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9.6 और ये 9.6 माइक्रो आ गया। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 CV²। कैपेसिटेंस अगर आपके पास जो है ना, ये 1/2 CV² आप डायरेक्ट लगा दो, कैपेसिटेंस और वोल्टेज लगाओ, आपके पास जो है ना ये एनर्जी आ जाएगी। ये आपके पास हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन बेटा जी, ये हो गया 1/2 CV², या फिर आप इसको लगा दो जी Q इज इक्वल टू CV। 1/2 Q इंटू V भी होता है, और Q जो होता है ना, 1/2 Q जो होता है ना वो CV होता है, और इंटू V, तो इससे ये फार्मूला बेटा जी आपका बन जाता है 1/2 CV का स्क्वायर। तो यू कैन गेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज वेल। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है बेटा जी, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपेसिटर वाला बेटा जी चैप्टर ये यहाँ से ऊपर ऊपर तक आपकी फ़िज़िक्स है, समझें बस। ये जो 6 क्वेश्चन है ना, यही 6 क्वेश्चंस की बेटा जी मुझे गारंटी दे दो, आपका फ़िज़िक्स में A* ना आया तो फिर मेरा नाम मुझे पकड़ लेना, मैं गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड ये वाले चैप्टर्स आप अच्छी तरह से याद कर लो। इनके जो है ना जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ पूछ लो बेटा जी, आपका A* इंशाल्लाह बन जाएगा। क्योंकि बिलो 70 वो आपका जो है ना थ्रेश होल्ड बनाते हैं, हम अबव 70 मूव कर रहे हैं। हमने ऊपर वाले चैप्टर्स रेडी करने हैं बस, ये वाले। बाकी स्टार्ट वाले बेटा पूरे साल से आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर आप थर्मल फिज़िक्स में फंसते हो और फिर ऑसिलेशन वाले, स्टार्ट वाला, ग्रेविटेशनल फील्ड वाले चैप्टर में अगर फंस जाओगे तो फिर फ़ायदा क्या है हमारे पूरे साल पढ़ने का। तो ये मेरा स्टाइल है, इस स्टाइल को फॉलो करो तो मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग बना के दे रहा हूँ। ऐसे कई बच्चों से जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे लेकिन उन्होंने स्मार्ट वर्क किया था, और ड्यू टू स्मार्ट वर्क आप फिज़िक्स में इंशाल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ कि A* आप आसानी से ले जाओगे। क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, ये लेंथी है, और इसको सिर्फ आपने प्लानिंग के साथ मूव करना है। तो इन्हीं 6 चैप्टर्स को बेटा जी अच्छी तरह से याद करो, इनके फार्मूलाज अच्छी तरह से याद करो। बस जब आपको लगे कि ये 6 चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट है, इधर से ही एग्ज़ाम बनना है, तो आप इसको एक हफ्ते में बेटा जी उड़ा दोगे, और उसके बाद बस हम अपना दूसरे कंपोनेंट और दूसरी तैयारी पैरेलल मूव कराओ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
ये चीज़ बेटा जी आप इस चीज़ को कर लो अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह फिर आपको तंगी नहीं होगी, और ना ही P4 के लिए आप मुझे दोबारा कहोगे कि सर हमें P4 में कोई प्रॉब्लम है। P4 आपके लिए पीस ऑफ केक होगा इफ़ अगर ये 6 वाला हिस्सा क्लियर हो जाए। बार बार बोल रहा हूँ, अपने इतने पढ़ाने के एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों से कह रहा हूँ कि ट्रस्ट मी एंड डू व्हाट आई से, तो आप इसको यू कैन मेक इट हैपन। मेडिकल फिजिक्स मुफ्त के मार्क्स हैं बेटा, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, स्पेस फिज़िक्स तो इधर थी नहीं ना, हालांकि वो भी आपको आती है। स्पेस फिज़िक्स ये 2018 का पेपर मैंने चाहा, जिसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था। अब हम जब लेटेस्ट पेपर करेंगे उसमें तो स्पेस फिज़िक्स का भी क्वेश्चन आपके पास गिफ्ट है। तो 7 पेपर्स का मतलब है बेटा जी 70+ मार्क्स आप ये ऊपर से सिक्योर कर लोगे। आपने क्वेश्चन करना भी उल्टा है, M1 में भी उल्टा करना है। M1 मैथ्स का पेपर कर रहे हो, आखिरी क्वेश्चन पहले करना, फिर मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन ऊपर से नीचे उतरते आना। इसी तरह पेपर 4 को भी उल्टा स्टार्ट करना है, आखिरी क्वेश्चन से शुरू होना है आपने, और फिर नीचे उतरते आओगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपका ये वाला सारे का सारा जो है ना प्रोसेस हो जाएगा काम।